थैंक यू। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होता है वो पाकिस्तान में एक कानून है, एक लॉ है, विच इज उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसके तहत ये चलता है। सर 1872 में पाकिस्तान तो था नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमारे पास कहाँ से आ गया? ये आपका सवाल होना चाहिए ना कि सर हम तो, एक बंदा 1947 में पैदा हुआ तो 1872 उसके पास कैसे आ गया? तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम लीगल सिस्टम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कानून बनता कैसे है, हम ये भी देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होती हैं, कि लॉ उठाया कहाँ से जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर कुछ लॉज वो वाले भी उठाए गए हैं जिसको गोरा छोड़ के गया है, जिसको कहते हैं इंग्लिश लॉज। तो यकीनन 1872 में यहाँ पे इंग्लिश थे, ब्रिटिश थे, तो उन्होंने एक लॉ पास किया होगा और वो हमने अडॉप्ट कर लिया है थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ अपने मुल्क के हिसाब से। क्या बात समझ आई क्लास? ठीक हो गया। तो एक एक क्वेरी अगर किसी की होती अगर, तो आपको इसका जवाब मिल गया। और ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि हम तो, एक बंदा 1947 में पैदा हो रहा है और हम कह रहे हैं कि यार ये कहाँ से आ गया। ये इसका बैकग्राउंड ये आपको सारे ऐसे ही मिलेंगे। पार्टनरशिप आपके कोर्स में वो भी 1932 है, नेगोशिएबल भी 1881 है। तो आपने सारा घोरे का ही, जिस तरह हमारी रेलवे ट्रैक सारी घोरे की बनाई हुई दी गई हैं जो आज तक हम यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे लॉज भी तकरीबन पुराने वाले ही हैं। कैसा? अच्छा है ना? तो थैंक यू ब्रिटिश फॉर दिस। अच्छा जी, सो सर 1872 में वी वर यूजिंग ब्रिटिश लॉज। हाँ, उस वक्त तो ही सारा ब्रिटिश, तो उस वक्त सब ब्रिटिश अप्लाई होता था। आज हम ब्रिटिश लॉ को अपने मुल्क के हिसाब से थोड़ा अमेंड करके यूज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा एज इट इज वही कॉपी पेस्ट है, नहीं। इंडिया ने भी यही एक्ट, मतलब यही वाला लॉ अडोप्ट किया है अपने मुल्क के हिसाब से मॉडिफिकेशन के साथ। हमने भी यही वाला किया है, लेकिन थोड़ी बहुत अपने मुल्क के हिसाब से जो चेंजेस होती हैं वो हमने यहाँ पे की हुई है। ठीक है जी। क्या बात क्लियर है? आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही? तो आप लोग कहेंगे आ रही है, खैर आनी नहीं चाहिए। ज़बरदस्त, नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा जी, तो अब तक हमने ये देखा कि सर इसका नाम जो है वो 1872 है, तो वो क्यों है। अच्छा जी, अब ये जो एक्ट होता है, अगेन क्योंकि बिल्कुल हमारी पहली क्लास है तो हम इंट्रोडक्टरी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बात है। देखिए ये है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और इसके साथ लिखा हुआ है एक्ट। एक है कॉन्ट्रैक्ट, एक है एक्ट और एक है ईयर। तो ये जो पहला नाम है ये है असल लॉ, ठीक है, ये है ईयर ऑफ लॉ। तो सर ये एक्ट क्या होता है? सर ये इस पे आप क्यों खड़े रह गए? देखें, आप कोई भी लॉ उठाएं, मिसाल के तौर पे आप सब ने शायद सुना होगा, अब तो खैर ये लॉ खत्म हो गया, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। आजकल रिटर्न फाइलिंग का सीजन है, तो आपने हर जगह देखा होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हिसाब से। ऐसा किसी ने कुछ सुना भाई? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 तो सबने सुना होगा, फेसबुक पर हर कोई ऐड डालता है हमसे रिटर्न फाइल करा ले। एक्ट आ गया अब तो, नहीं नहीं एक्ट नहीं आया, इनकम कंपनीज एक्ट आ गया, अब बिल्कुल आ गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पुराना हो गया। इसको छोड़ दो, इसकी बात करो। किसी ने सुना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001? जबरदस्त। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 नहीं सुना तो अब आप लोग अपने फेसबुक पे जब ऐसे लोगों को अपने पास रखेंगे तो आपको मिलेगा। तो ओनली सुना है। तो इनकम टैक्स के साथ ऑर्डिनेंस लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक्ट लगा हुआ है। सर ये क्या चक्कर है? तो ये वही चक्कर है कि लीगल सिस्टम आपको बताएगा कि कौन से लॉ के साथ आपको ऑर्डिनेंस लगाना है, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि वो बहुत बोरिंग है। तो मैं सिर्फ आपको बेसिक एक आइडिया देके आगे बढ़ा रहा हूँ कि जब लीगल सिस्टम पे पहुंचूंगा तो आपसे पूछूंगा कि मैंने हल्का सा बताया था, अब इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक्ट लगा हुआ है, तो ये दोनों बातें भी लीगल सिस्टम बताएगा। इसको अपने पास नोट कर लीजिए कि सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस, दैट्स इट। इससे ज़्यादा भी हम नहीं पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, कोई आपसे ऐसे ही किसी महफिल में पूछ ले यार तुम लॉ पढ़ रहे हो, जरा मुझे इतना बता दो एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क है,
तो आप वहीं पे क्लीन बोल्ड ना हो जाए। तो ये सवाल अपने पास नोट कर लीजिए, जब हम लीगल सिस्टम पे पहुंचेंगे तो आपको क्लीन बोल्ड होने से बचाएंगे। तो अभी आपने बॉल फेस करनी है, ठीक है जी। जी क्लास। सर रिपीट कर दें प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस, ठीक है। किसी लॉ के साथ आपको एक्ट लिखा हुआ मिलेगा, किसी के साथ ऑर्डिनेंस लिखा हुआ मिलेगा। डिफरेंस है क्या, वो आपको पता चलेगा जब हम लीगल सिस्टम में पढ़ेंगे। तो आपको बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द लॉ ये लाजमी पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्ट एंड व्हाट इज ऑर्डिनेंस। सिर्फ समझाने के लिए सिर्फ वन लाइनर डिफरेंस बता रहा हूँ ताकि आप अपने पास नोट कर लें, वरना आप लोग कहेंगे ये ऐसे ही हवा में शोशा छोड़ के भाग गया। ऑर्डिनेंस तब बनता है जब पार्लियामेंट या नेशनल असेंबली इनएक्टिव होती है। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो कोई भी वजह से उसको ज़रूरत महसूस हो रही है तो डायरेक्ट किसी लॉ को बना दे, तो उसके आगे लिखा हुआ होगा ऑर्डिनेंस। और एक्ट तब बनता है जब प्रॉपर एक कंप्लीट साइकिल के थ्रू नेशनल असेंबली से लॉ पहुंचता पहुंचता प्रेसिडेंट के पास जाता है अप्रूवल के लिए। बस सिंपल वन लाइनर डिफरेंस ये अभी आपके लिए इतना काफ़ी है। इसी महफिल में आपकी बचत हो जाएगी, ठीक है जी। चलें फिर एक दफ़ा बता देता हूँ। भाई देखें, किसी लॉ के आगे आपको मिलेगा एक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, किसी के आगे मिलेगा ऑर्डिनेंस यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सर डिफरेंस ये है, की डिफरेंस ये है कि जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं होती, किसी भी हालात की वजह से असेंबली टूट गई, मार्शल लॉ लग गया, वट किसी भी वजह से, तब प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि किसी कानून को फौरन फौरन बनाने की जरूरत है, मुल्क के अंदर कोई कानून बनाना है और जरूरत पड़ गई है, तो प्रेसिडेंट अपनी पावर से एक लॉ बना देगा जिसके आगे लिखा होगा ऑर्डिनेंस। तो ये ऑर्डिनेंस लिखा होगा, ये इस बात की निशानी होगी कि उस वक्त नेशनल असेंबली हरकत में नहीं थी। और कोई लॉ प्रॉपर कंप्लीट साइकिल के साथ, प्रोसेस के साथ नेशनल असेंबली से अप्रूव होकर प्रेसिडेंट के पास आएगा अप्रूवल के लिए, तो उसको हम कहेंगे एक्ट। ये बात क्लियर है हुज़ैफा? चले जी, जबरदस्त। और सबको भी क्लियर है? सर ऑर्डिनेंस जो है फिर इसकी वर्थ कम हो गई वर्थ कम नहीं हुई ना, ये जरूरत का तकाजा है। भाई देखो, लॉ बाद तो में पास आगे। कर, बाद में बाद में जाके, आगे जी असेंबली बोलिए, अगर बोले हम नहीं मानते तो। रिपील्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा हुआ था 2016 में, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 आया था, नहीं चली उसकी, फिर कंपनीज एक्ट 2017 आ गया, अभी रिसेंट 2 साल पहले की बात है। जी ये जो भी साहब थे उनको मेरी बात पहुंच गई, क्लियर हो गई, वो गायब हो गए। हेलो। चलें जी, ज़बरदस्त। यार कुछ लोगों का इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वो आ रहे हैं जा रहे हैं मुस्तकिल, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर आपको क्लास लेके जानी है, तो इंटरनेट पे कुछ काम कर लें, वरना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़, क्योंकि मैं कब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मेजोरिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह है यहाँ पे, लेकिन कुछ लोगों का आना जाना, इंटरनेट का ही कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ अपने इंटरनेट को देख लें, वरना इस कोर्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं जिसमें अकाउंटिंग का सवाल सॉल्व हो रहा हो, तो एक आध चीज़ मिस हो गई तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको कंसिडर करें अपने लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमने नाम देख लिया भाई क्यों लिखा हुआ था, और हमें समझ आ गई कि ये क्यों ऐसे लिखा हुआ होता है, जिस साल में बनता है या जिस हवाले से होता है, और एक्ट क्या होता है। अच्छा जी, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करते हैं, उसके लिए कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं। सर व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? क्या बात है यार, ये तो पहले से पढ़ गया है फरजाद खान। आप मेरा टेस्ट लेने तो नहीं आए? कहाँ से पढ़ा आपने? फरजाद भाई बता दें, ARTD, अच्छा 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 अच्छा, जबरदस्त। तो वहां से आए हैं आप, इम्तियाज सर से पढ़ा है? फैसल, अच्छा खैर मैं उनको नहीं जानता। ARTD फैसल, फैसल, खैर मुझे आइडिया नहीं है। तलाल आरिफ साहब, उनका भी मैंने नाम सुना।
अच्छा, तो आप मतलब क्या वो छोड़ छाड़ के आए हैं यहाँ पर, क्यों आए हैं? कुछ आइडिया बताएंगे, अगर आप चाहें तो शेयर कर लें। फरहान आपने भी पढ़ा हुआ है, ज़बरदस्त। चलिए थैंक यू सो मच आप लोगों का। नहीं सर, साथ कंटिन्यू कर रहा है क्या? समझा नहीं मैं। नहीं नहीं सर, साथ कंटिन्यू कर रहा। सीए भी कर रहे हैं और बीएस इन एएमएल भी कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो? अगर आप चाहें तो मुझसे क्लास के बाद कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। आप कुछ बड़ी खतरनाक कश्ती में सवारी कर रहे हैं। इससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी प्लीज़ लाजमी कीजिएगा, मुझसे ना कीजिएगा तो किसी भी रेलिवेंट बंदे से ज़रूर एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। ये भाइयों वाली एडवाइस है छोटी सी, ठीक है जी। अच्छा, तो सर व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? फरजाद ने बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर किया। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। ये अब आप लोगों ने नोट करना है, हमने ऑफिशियली अपना चैप्टर का स्टार्ट कर दिया है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसको आप लोग पहले लिख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसको पढ़ना शुरू करते हैं। और अगर आप चाहें तो एज अ वॉलंटियर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं फरजाद और फरहान, ताकि आपका भी रिवाइज हो जाएगा और दूसरों को भी फ़ायदा हो जाएगा। जी अच्छा बताया आपने फरजाद। अच्छा जी, आप लोग सब इसको नोट कर चुके हैं, लिख चुके हैं अपनी कॉपी में? तो मैं इसको इस डेफिनेशन पे थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। चलें जी, प्लीज़ आप सब टाइमली रिस्पॉन्स कीजिए ताकि हम टाइमली आगे बढ़ सकें। अच्छा जी, तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर मुझे इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि इसमें एक टर्म है अग्रीमेंट की, और एक टर्म है इन्फोर्सिबल बाय लॉ की, और एक टर्म है कॉन्ट्रैक्ट की। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कॉन्ट्रैक्ट बराबर है अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ये बन गई इक्वेशन। यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मुझे तब समझ आएगा जब मुझे ये समझ आ जाए कि अग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या होती है। यानी दो बातें। अगर मैं आपसे ऐसे ही किसी से पूछ लूं नेक्स्ट क्लास में कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी बातें हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सर कितनी बातें हैं? अरे भाई बोलो ना, कितनी बातें हैं? दो बातें। सर कितनी बातें हैं? दो बातें। क्या बात है सर, कितनी बातें? दो बातें। सब लिखेंगे। 30 35 40 बच्चा बैठा है यार, और 5 10 रिप्लाई कर रहे हैं, क्या मजाक है? सब लिखेंगे। सर कितनी बातें? दो बातें। जबरदस्त, दो बातें। दो दो बातें। क्या बात है, दो दो बातें नहीं है भाई, सिर्फ दो बातें। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, दो बातें। सर अब इन दोनों बातों को अलग अलग एक्सप्लेन करें। अग्रीमेंट को हम कह सकते हैं प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। सर क्या क्या चल रहा है ये? आज तक ऐसी बातें तो हमसे किसी ने भी नहीं की, इसीलिए मैं आपसे कर रहा हूँ। आप लोग आगे ना इधर। एक होता है प्रॉमिस और एक होती है कंसिडरेशन। सर छोड़ें इस लॉ को, आप में से कोई बताए प्रॉमिस क्या होता है, वादा क्या होता है? ऐसे ही अपनी जनरल जिंदगी से बता दो। आप लोग रोज सबसे वादे करते होगे ना, तो आपकी नज़र में वादा क्या होता है? और फरजाद नो टेक्निकलिटीज, जनरल
commitment. No, commitment is not wada. There's a difference between commitment and a firm commitment. ऐसे ही भाई कोई भी बता दे यार, रोज सबको टोपियां कराते हो, वादे करते फिरते हो, आज मुझे भी बताओ आपकी नजर में क्या प्रॉमिस किसको कहते हैं? श्योरिटी देना, ओ ओथ लेना, क्या बात है, बहुत सीरियस हो गए आप लोग। कीपिंग अ वर्ड, हमने आपका साथ देने का, क्या बात है, क्या बात है। जबान देना, नहीं भाई जबान नहीं देना किसी को। आई विल डू इट फॉर श्योर, ओके। एश्योरेंस, वादा मतलब जुबान देना, गारंटी। चलें, जबरदस्त, आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से अच्छा बताया। लेकिन लॉ कहता है भाई मेरे हिसाब से ये जो तुम रोज सबको कहते फिरते हो ना, ये वो वादा नहीं है। मेरे पास वादे की अपनी एक डेफिनेशन है और मैं उसको अपने हिसाब से बताऊंगा। आप जो डेली लाइफ में सबके साथ करते हैं ना, उनको पता है ना आपको पता है, लेकिन मेरे पास अपनी एक डेफिनेशन है, ठीक है। तो लॉ कहता है एवरी प्रॉमिस, सॉरी एग्रीमेंट की डेफिनेशन है। तो पहले हमने अग्रीमेंट को खोला था, तो उसको देख लें। अग्रीमेंट के अंदर से दो बातें निकली, प्रॉमिस एंड अ कंसिडरेशन। तो अग्रीमेंट की डेफिनेशन है एवरी प्रॉमिस, लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, वो आपको किताब में मिलेगी, विच फॉर्म्स कंसिडरेशन, बस ये मैंने बिल्कुल समझाने के लिए लिखी है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, ये आपको किताब में मिलेगी, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं, ठीक है। अग्रीमेंट वो होता है सर जिसमें एक वादा हो और वादे के साथ कोई ना कोई कंसिडरेशन भी हो। सर वादा भी समझा दें, कंसिडरेशन भी समझा दें, तो अग्रीमेंट समझ आ जाएगा, ठीक है। सर प्रॉमिस, वादा क्या होता है? तो वादा ये होता है भाई कि जब एक बंदा, मिस्टर ए, व्हेन वन पर्सन ऑफर्स, मैं बिल्कुल लॉ की डेफिनेशन नहीं लिख रहा, समझाने के लिए कमेंट्री लिख रहा हूँ। व्हेन वन पर्सन ऑफर्स समथिंग टू someone and someone accepted, such acceptance becomes promise। ये आप लोग सिर्फ अपनी डायरी में नोट करने के लिए लिख लें, आपको डेफिनेशंस किताब से मैं रेफर करवाऊंगा जो लीगल डेफिनेशंस हैं, सिर्फ समझाने के लिए भी हमने लिखा है, तो ये याद ना कीजिएगा। व्हेन वन पर्सन, जब एक आदमी ऑफर करता है किसी को कुछ भी, मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि यार मैं आपको अपनी गाड़ी बेचूंगा, सेलिंग अ कार इज द ऑफर, क्या आप मुझसे गाड़ी खरीदेंगे, ये एक ऑफर है। और आपने कहा हाँ मैं खरीदूंगा, ये जो आपका हाँ कहना है ये है प्रॉमिस। जब आप हाँ कह देंगे तो ये हो गया प्रॉमिस। तो सर ऐसे तो हम किसी को कभी भी हाँ कह देंगे कि हाँ मैं तुमसे गाड़ी भी खरीदूंगा और मैं तुम्हारे साथ बिजनेस भी खरीदूंगा, बिजनेस भी करूंगा, तो सर ये तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी लीगली? तो भाई ऐसा प्रॉमिस जिसके साथ कंसिडरेशन भी जुड़ी हुई हो। सर व्हाट इज कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग फॉर समवन। सर क्या मतलब समथिंग फॉर समवन? समथिंग फॉर समवन एक बड़ी मशहूर कोटेशन है, पहले मैं वो लिख रहा हूँ, और जो जो बिजनेस करता है उसको ये बात समझ आ जाएगी। देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। कोई इसका मतलब एक्सप्लेन कर सकता है मुझे? सेइंग है, एक बड़ी मशहूर सेइंग है किसी की, देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ, देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। कोई मुझे बता सकता है इसका क्या मतलब है? जी क्लास प्लीज। कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता भाई, जबरदस्त, कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। जबरदस्त, एक्सीलेंट, आप लोग सब जीनियस हैं इस मामले में, बिजनेस सेंस आप लोगों का अच्छा है कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। टू गेट समथिंग यू हैव टू ऑफर समथिंग, गिव एंड टेक, एक्सीलेंट, नथिंग इज फॉर फ्री। अब इसने यहाँ पे लंच को ही क्यों बोला है? बोलने वाले ने भी तो साले ने लंच को ही बोल दिया ना, वो कहता है देयर इज नो फ्री ब्रेकफास्ट। आमतौर पे बिजनेस आवर्स के अंदर आप किसी को लंच ही करवाते हैं, ठीक है क्लास।
तो जब आप किसी को लंच करवा रहे होते हैं और फ्री में करवा रहे होते हैं, वो दरअसल फ्री में नहीं होता। नॉर्मली इसके पीछे एक कोई सोच होती है, एक बिजनेस होता है, एक अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है, कुछ चमक दिख रही होती है। तो यहाँ पे लॉ भी यही कह रहा है कि ऐसा वादा जो तुम एक्सेप्ट करके आए हो, उसके पीछे कोई ना कोई कंसिडरेशन भी हो, कुछ ना कुछ मिलना भी हो, सवाब की नीयत ना हो। मस्जिद के इमाम साहब ने आपसे कहा यार आप मस्जिद में पंखे लगा दें, आपने कहा जी बिल्कुल इंशाल्लाह पक्का, कल लग जाएगा, अगले महीने लग जाएगा। अब आपने उनसे कहा मुझे इसके बदले क्या मिलेगा, उन्होंने कहा आपको सवाब मिलेगा। तो ये अग्रीमेंट नहीं है। क्या एग्रीमेंट है क्लास? ये अग्रीमेंट नहीं है। अग्रीमेंट है मगर वो वाला एग्रीमेंट नहीं है जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अग्रीमेंट का थोड़ी कुछ करना है, हमने तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचना है ना भाई। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैसा अग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें एक्सेप्टेड प्रोपोजल के साथ कंसिडरेशन भी हो, यानी आपको इन रिटर्न कुछ मॉनेटरी, कुछ इकोनॉमिक फायदा मिलने वाला हो। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है क्लास? जबरदस्त। अब कोई वो भी बता दे जिसको नहीं समझ आया बिल्कुल भी, तो मैं उसको क्लियर कर दूं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक और बहुत स्लो हम पेस पर है। अगर हम ना हमारी बेसिक वीक रह गई तो हम आगे बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, इसलिए आई एम वेरी स्लो। दोज हु हैव स्टडीड लॉ उनको आइडिया होगा मैं किस स्लो पेस पे चल रहा हूँ, बहुत स्लो। ठीक है जी। तो अब हमने सिर्फ एक चीज ये देखी, और हम कंसिडरेशन को पूरा अलग से पढ़ेंगे, प्रॉमिस को पूरा अलग से पढ़ेंगे, हर चीज पे अलग डिटेल्स है। लेकिन फिलहाल हमने ये समझा कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे क्या होना चाहिए। सर एक अग्रीमेंट होगा और एक इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ होगी। अग्रीमेंट के अंदर दो बातें, एक है प्रॉमिस और एक है, बोलो ना, लिखूं मैं? आप लोग बोल रहे हैं, बोलो, लिखो। आप लोग लिखोगे तो मैं लिखूंगा। अग्रीमेंट के अंदर एक है प्रॉमिस और एक है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन। एक्सीलेंट। और कंसिडरेशन क्या है? सबको याद हो गया, मुफ्ते में दुनिया में कोई चीज नहीं है, सवाब की नीयत से कोई नहीं मानता। बिल्कुल है सब, लेकिन फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं उस कानून के अंदर नहीं है, बिजनेस सेंस के अंदर नहीं है। ठीक हो गया। हमारा सेशन यहाँ एक्सपायर होने लगा है, हम फिर से रिकनेक्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी हम 45 लोग यहाँ हैं और फौरन 45 ही मिलने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अगेन हम 45 गए थे सारे और 41 आए, 4-5 लोग खैर नहीं आ सके। बहरहाल तो आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। ये जो छोटे छोटे ब्रेक्स आते हैं ये हमें डिस्टर्ब करते हैं। खैर आई एम स्टार्टिंग अगेन। तो सर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा था कि हमने देखा कि दो चीज़ है, अग्रीमेंट है और अग्रीमेंट है और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है। सर अग्रीमेंट को हमने ऐसे समझा कि इसमें होगा प्रॉमिस, और प्रॉमिस और कंसिडरेशन। सर प्रॉमिस को अगर हम वन लाइनर लिख दें या बहुत कंसाइजली लिख दें तो मैं कहूँगा एक्सेप्टेड प्रोपोजल। क्या ख्याल है? प्रॉमिस क्या है भाई? एक्सेप्टेड प्रोपोजल। और कंसिडरेशन क्या है? समथिंग इन रिटर्न। तो ऐसा प्रोपोजल की एक्सेप्टेंस जिसके अगेंस्ट कोई ना कोई कंसिडरेशन हो, उसको मैं कहूंगा अग्रीमेंट। सर क्या हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? अभी तक हमने जितना पढ़ा है इसको देख के आप लोग में से कोई आंसर करे, क्या हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा? नो। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। आप लोग बहुत चीते हो माशाल्लाह, जबरदस्त लड़के हो, जबरदस्त लड़के लड़कियां हो। बेहतरीन आंसर दिया आपने। क्योंकि सर कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा है अग्रीमेंट। इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ पे भी तो बात करें, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ को भी तो नजर डालें, इस पर भी तो रोशनी डालें। सर इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ क्या होती है? जो रिकॉग्नाइज बाय कोर्ट होता है। सर ये क्या बात हुई? जब तक लीगल सिस्टम इन्फोर्स नहीं कर रहे कब तक लॉ नहीं होगा। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ये किसने कमेंट्री लिखी? हसनैन भाई ने, जबरदस्त आंसर किया। सर रिकॉग्नाइज बाय कोर्ट होता है। सर व्हाट इज रिकॉग्निशन बाय कोर्ट? देखिए जी, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब ये है कि कोई ना कोई ऑब्लिगेशन हो, लीगल इंटेंशन हो।
ऑब्लिगेशन हो, लीगल इंटेंशन हो, सर ये हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, इस बातों का क्या मतलब है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, एक होती है सोशल ऑब्लिगेशन, ठीक है, और एक होती है लीगल ऑब्लिगेशन। इन दो बातों को समझना, आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, सोशल ऑब्लिगेशन ये है कि आप लोगों ने कहा कि सर आज आपने बड़ा ज़बरदस्त पढ़ाया है हमें, और पहली क्लास थी, हम फिजिकली तो नहीं मिल सके, आज रात को हम आपको डिनर करवा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप बताएं कहाँ आना है। आपने कहा सर आप आ जाइए, कहाँ बुला रहे हैं आप लोग। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा। ऐसा कहते तो आपने मुझे कहा कि आप लेट से आप आ जाएं, बोट बेसन आ जाएं। चले, मैं आ गया। कितने बजे आऊँ? आपने कहा सर आप ठीक 9 बजे पहुँच जाइएगा, जावेद निहारी पे आ जाएं। चले, मैं जावेद निहारी पे आ गया। और आपने कहा कि ठीक 9 बजे आ जाइएगा, ये मैंने जावेद निहारी कर दी। बहुत दूर है यार, चलो मैं आ जाऊँगा, आप बुला रहे तो मैं आ जाऊँगा, ठीक है। और मैं आ गया जावेद निहारी पे, और ठीक 9 बजे आने का आपने मुझसे कहा, और मैं पहुँच गया और ज़बरदस्त हो गया। अब मैं वहाँ जाके आपको ग्रुप पे मैसेज कर रहा हूँ तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कॉल कर रहा हूँ तो आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे। अब क्या हुआ, मैंने कहा यार ये तो सही बात नहीं है, लेकिन आपकी इस टोपी कराने पे मैं आपको कोर्ट में नहीं लेके जा सकता कि यार इन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था। देखिए ना, आपने मुझे क्या दी, ऑफर दी कि सर आप डिनर कीजिए, डिनर करना हो गई ऑफर, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैंने उसको एक्सेप्ट कर ली, दावत, आपकी दावत को मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो भाई ये दोनों मिला के क्या बन गए, जरा ये बताओ। आपने मुझे दावत दी और मैंने एक्सेप्ट कर ली, नहीं एग्रीमेंट नहीं बना भाई, प्रॉमिस, प्रॉमिस। इसके पीछे क्या थी, आपकी नीयत क्या थी, अल्लाह को पता। मैं तो आपको खुश करने के लिए आया था। तो कंसिडरेशन शायद आपकी नज़र में हो, मेरे पास तो नहीं थी। खैर, कंसिडरेशन भी नहीं थी, ठीक हो गया। क्योंकि कंसिडरेशन नहीं थी, समथिंग इन रिटर्न नहीं था, तो लीगल ऑब्लिगेशन भी नहीं थी, सोशल ऑब्लिगेशन थी। सर मतलब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज कर सकते हैं जिसकी लीगली कोई वैल्यू ना हो? नहीं कर सकता ना भाई, मैं इसको मैं नहीं कर सकता। आपने जो टोपी कराई, मैं आपको कुछ भी नहीं कर सकता। और मैं भी घर चला गया अपने पैसों की निहारी खा के, ठीक हो गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना क्योंकि इसमें सोशल ऑब्लिगेशन थी। एक बड़ा मशहूर केस है जो किताबों में रेफर किया हुआ होता है कि हस्बैंड ने वाइफ से कहा था कि मैं तुम्हें मंथली अलाउंस दूंगा, और फिर वो मुकड़ गया, नहीं दिए। नहीं दिए तो सही है, नहीं दिए, बस नहीं दिए, क्या करे। वाइफ चली गई कोर्ट में, कोर्ट ने भी उसको सोशल ऑब्लिगेशन पे कटा दिया। क्या बात समझ आई क्लास? तो यार ये आप लोगों के घर के मसले हैं, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप हमारे पास आए, और ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। क्या मतलब बात, सर सोशल ऑब्लिगेशंस की कोई वैल्यू नहीं होती? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं होती ना, क्योंकि इट्स अ सिविल लॉ, नॉट अ पर्सनल लॉ। ठीक है, अब मैं इसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अभी हम सिर्फ बेसिक कॉन्ट्रैक्ट समझने निकले हैं। सर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने दो बातें देखी। सर अग्रीमेंट होगा, अग्रीमेंट के अंदर दो बातें हैं, प्रॉमिस और कंसिडरेशन हो। प्रॉमिस ये है एक्सेप्टेड प्रपोजल हो, हाँ मैं आ रहा हूँ निहारी खाने। कंसिडरेशन क्या है भाई, समथिंग इन रिटर्न हो। कुछ भी नहीं थी, सोशल ऑब्लिगेशन थी। सोशल ऑब्लिगेशन के अंदर पता चला कि मतलब मेरी छुट्टी हो गई। तो सर लीगल ऑब्लिगेशन है कि नहीं, पता कैसे चलेगा? ये भी तो एक सवाल है ना सर, ये कैसे पता चलेगा कि लीगल ऑब्लिगेशन है? तो 99% जो कमेंटेटर्स हैं लॉ के, वो लिखते हैं कि 99% बिजनेस ट्रांजैक्शंस या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस आर लीगल ऑब्लिगेशंस। उसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होती है, वरना तो हर कोई ये कहते हैं ना भाई मेरी नियत ही नहीं थी। तो नियत को प्रूफ करना बहुत कम जगहों पे होता है। 99% बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन। ये सीवीएम भी आपसे क्या, हमने तो आपसे ऐसे ही पैसे लिए थे और अब हमने चैरिटी फंड में आपके पैसे डाल दिए हैं, तो बेटा आपको भी बहुत सवाब मिलेगा, और जाके अल्लाह अल्लाह कीजिए खैर से, और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे आप उसको कहेंगे भाई मैंने आपको ये सदका करने के लिए पैसे नहीं दिए थे, इट्स अ लीगल, इट्स अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट्स अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन, आई पेड फॉर इट। तो यहाँ पे ये वाली टोपी नहीं चलेगी, यहाँ जावेद न्यारी के केस में चल जाएगी। क्या बात समझ आई?
जी क्लास प्लीज। चलें जी, अब हम इसको एक लास्ट एग्जांपल से कंक्लूड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, और फिर मैं आपसे इसको रिकॉल करवाऊंगा और हमारी क्लास इंशाल्लाह आज यहीं तक है और ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया? अब हम एग्जांपल बनाते हैं। ठीक है, ये एक साहब खड़े हैं, ये दूसरे साहब खड़े हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं अली और इनको हम कहते हैं अरसलान। ठीक है, अली भाई ने अरसलान साहब को कहा कि मैं आपको अपनी कार सेल कर दूं, आप मुझसे गाड़ी खरीदेंगे? अरसलान भाई ने कहा, अब आप नोट कीजिएगा और फैक्ट जमा कीजिएगा इस एग्जाम्पल के, कि अली भाई ने कहा कि आप मेरी गाड़ी खरीद लें यार लेट से 15 लाख रुपए में। अरसलान भाई ने कहा यार 13.5 कर दो, मेरे पास पैसे भी नहीं और आपकी गाड़ी भी देखो थोड़ी सी हालत उसकी ऐसी है कि मार्केट रेट ही मैं आपको लगा रहा हूँ। अली को भी पता था, उसने थोड़े पैसे ज़्यादा रख के बताए थे। खैर डील डन हो गई, यानी प्रॉमिस डन हो गया विद कंसिडरेशन। प्रॉमिस हो गया, हाँ गाड़ी खरीद लेंगे, और कंसिडरेशन यहाँ पे कितनी थी क्लास? 13.5। एक्सेलेंट, डन हो गई ना, कंक्लूड हो गई। 13.5 लाख, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, इन दोनों के बीच में आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या चल रहा है? प्रॉमिस भी है, कंसिडरेशन भी है, सर दूसरे अल्फाजों में क्या है? अग्रीमेंट है। एक्सेलेंट। और दूसरा प्लस इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन है, गाड़ी बेच रहा है, यानी कौन सी वाली ऑब्लिगेशन है भाई? बोलो कौन सी वाली है? लीगल। और भी कोई बोल दे, फरजाद, तो फरजाद को सब आता होगा, वो जहाँ से आया है। सिविल लॉ वो नहीं चाहिए भाई, एग्जैक्ट आंसर चाहिए, लीगल। एक्सेलेंट, ठीक हो गया, लगल, लीगल। ठीक है, तो सर ये हो गया। इसका मतलब हमारी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कौन सा वाला कंपोनेंट है, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में इसको क्या बोलेंगे, इस बिजनेस ट्रांजैक्शन लीगल ऑब्लिगेशन को? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। इन्फोर्समेंट बाय लॉ, जबरदस्त, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। एक्सीलेंट, जबरदस्त जबरदस्त। सर इसका मतलब ये सब मिला जुला के क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया भाई। सर कैसे हो गया कॉन्ट्रैक्ट? देखो, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन थी एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर अग्रीमेंट भी मौजूद है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी मौजूद है, और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जबरदस्त जबरदस्त। इसमें आपने एक बात नोट करनी थी, फैक्ट्स अगर हम जमा करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? irrespective of legal enforceability, irrespective of agreement, offer, proposal, acceptance, सब गया तेल लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई? बोलो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? नहीं, मैं कह रहा हूं इन सबको छोड़ दो, इस डेफिनेशन को छोड़ दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टू पार्टीज। हाउ डिड यू पिक इट, टू पार्टीज? एक्सेलेंट। ये कौन था टू पार्टीज वाला? एक्सेलेंट, आपने कैसे पिक किया? एटलीस्ट टू पार्टीज। जबरदस्त, एक्सीलेंट। तो ये आपको जब मैं पढ़ाऊंगा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ये एक पॉइंट होगा कि एटलीस्ट टू पार्टीज। आप रोज सुबह अपने आप को उठ के आईने में देख के वादा करते रहें, कंसिडरेशन भी होगी कि यार अगर तूने अच्छा पढ़ लिया, उसको अगर तुमने ये अच्छा काम कर लिया, अगर तुमने ये गाड़ी आया, आप सुबह उठ के आप अपने आप से ही गए, आज अगर यार ये जो हमारी पुरानी खराब गाड़ी अगर तूने निकलवा दी ना, तो रात को तुझे एक चॉकलेट मिलेगा। इसमें सारी चीज़ें पूरी हैं, आपने अपने आप को ऑफर दी, उसने एक्सेप्ट भी किया, उसमें कंसिडरेशन भी है, और उसमें आपने कहा नहीं होगा तो अपने आप को ही पुलिस के हवाले कर दूंगा, सारी बातें मौजूद है। लेकिन अकेले आदमी से कुछ नहीं होना, एटलीस्ट टू पार्टीज। क्या बात क्लियर हुई क्लास? जबरदस्त। यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल हो जो उसको तंग कर रहा हो अब तक हमारी क्लास में, तो मुझसे पूछ सकता है, वेरी क्विकली सवाल पूछ ले।
कोई भी सवाल हो।